आगे का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 2 दिन से हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग वाले चैप्टर में क्या सीखा है। ठीक है, तो सबसे पहले दिन हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आपके पास मैटर है तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैटर। और उसके बाद मैटर को 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। पहला मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और दूसरा आपके मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। ठीक है, अब अगर मैं मैटर को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो हम लोग एक्चुअल में 3 टाइप के मैटर हमारे सिलेबस में डील कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और भी होते हैं लाइक आपका BEC रहेगा, प्लाज्मा रहेगा। ठीक है, तो उस पर हम लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस का। और लेट्स से अगर उस पर अपन को बात करनी भी रही तो चैप्टर के एंड होने पर। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड डे मतलब एक और टॉपिक सीखा था। वो सीखा ये था कि अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक मैटर है तो मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ आप वहाँ पे मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होते हैं, ये वाली चीज़ें सीखे हो। अब इसमें हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी सीखी थी, राइट। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि मैटर के अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, राइट। और उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने ये देखा था कि वो लोग कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, वो लोग कभी भी रेस्ट में नहीं रहते। पॉइंट नंबर 3 ये देखा था कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। एंड पॉइंट नंबर 4 कि वो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे डे 1 का काम था। फिर डे 2 में हमने ये सीखा कि आखिर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों के हम लोगों ने एक्चुअल में इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से भी इम्पॉर्टेंट काम तुम लोगों को मैंने कल इसका सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का स्ट्रक्चर दिखाया था कि अगर एक सॉलिड मैटर आपके पास हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सा सॉलिड है, कोई भी सॉलिड अगर मैटर हो तो अंदर से वो सॉलिड मैटर का एटॉमिक लेवल पर किस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा। ठीक है, उसमें हमने बात की थी कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ही कम है। तो ऐसे कल हम लोग पूरा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अब आज हम लोगों को एक न्यू प्रॉपर्टी सीखनी है, या न्यू कह सकते हो वर्ड सीखना है। दैट न्यू वर्ड इज़ नोन एज आपका डिफ्यूजन। ठीक है, ये डिफ्यूजन वाला फेनोमेनॉन हम सीखेंगे। तो पहले तो डिफ्यूजन क्या आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर में ही देखने को मिलता है क्या। जैसे कल अगर मैं बात कर रही थी कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी आपको लिक्विड्स में मिलती थी, गैस में मिलती थी, बट सॉलिड में नहीं। जब हम लोग बात करते थे फ्लूइडिटी की, तो अगेन फ्लूइडिटी तुम्हें लिक्विड में मिलती थी, गैस में मिलती थी, सॉलिड में नहीं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिजिडिटी, तो रिजिडिटी थी सॉलिड में और लिक्विड और गैस में वो नहीं थी। तो क्या डिफ्यूजन भी कोई एक ऐसा प्रोसेस या फिर एक ऐसा फेनोमेनॉन है क्या जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में दिखेगा या फिर लिक्विड में दिखेगा या फिर गैस में दिखेगा। एक्चुअल में डिफ्यूजन जो है ये हम लोग को है तीनों स्टेट ऑफ मैटर में मिलता है। यानी कि हम लोग वो एग्जांपल्स भी देखेंगे कि जहाँ पे डिफ्यूजन आपको सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिल रहा है, तुम्हें लिक्विड स्टेट में भी देखने को मिल रहा है और तुम्हें गैस में भी देखने को मिल रहा है। बट हमें जैसे कि पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज सबकी कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्यों इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं इसके बारे में लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। क्योंकि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में ही अगर आप जाओ तो इन तीनों में जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स यानी कि वो भी एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे इनके स्ट्रक्चर्स आपस में डिफरेंट होते हैं, राइट। कल इनके स्ट्रक्चर्स देखे थे। तो ऐसे केस में क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने की वजह से तो ये कह सकते हो कि ऑब्वियस है कि इनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अभी ये जो प्रॉपर्टी हम लोग आज सीख रहे हैं, कौन सी वाली, डिफ्यूजन, ये सॉलिड में भी मिलती है, गैस में भी मिलती है एंड लिक्विड में भी मिलती है। लेकिन सब में ये सेम मतलब देखने को मिलेगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो सकता है कि गैस में बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को मिल रहा है और सॉलिड में बहुत कम। ठीक है, ये चीज़ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा उस प्रोसेस का। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस एग्जिस्ट तीनों में करेगी, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। कई बार कैसा होता है हम लोग सॉलिड वाली चीज़ को भूल जाते हैं, हमें लिक्विड याद रहता है, हमें गैस याद रहता है, हम सॉलिड को भूल जाते हैं। तो ये मत भूलना
कि डिफ्यूजन इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ सॉलिड। अब अच्छा, अब डिफ्यूजन के बारे में इतनी बातचीत कर ली, आखिर डिफ्यूजन है क्या? तो इस चीज़ को देखो जरा, ये तुम्हारे सामने रखी गई है। क्या देखने को मिल रहा है इसमें तुम्हें? जैसे तुम इस इमेज को देख रहे हो, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे कुछ, पहले तो कुछ रेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं और कुछ ग्रे कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। एंड ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? कोलाइड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेड पार्टिकल की कोई फिक्स पोजीशन है या फिर ग्रे पार्टिकल की कोई फिक्स पोजीशन है। जैसे तुम अगर अपनी आंखें इनमें से किसी एक पार्टिकल पे भी अगर फिक्स करोगे ना, तो तुम ये देख पाओगे कि वो पार्टिकल फॉर अ नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, वापस में टकराते जा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो फिनोमिनॉन होता है ना, ठीक है, आपके एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सिंग का, ठीक है। पहली बात तो इस चीज़ को देखकर हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में मोशन हो रहा है, राइट। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। दे आर नॉट इन रेस्ट पोजिशन, ठीक है, ये लोग आपस में रेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई कि वो रेस्ट पे नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में मोशन हो रहा है। तो इस मोशन की वजह से, ठीक है, जब आपका पार्टिकल आपस में स्प्रेड होना शुरू कर देता है, स्प्रेडिंग देखो ना तुम, ये एक दूसरे से अलग अलग मतलब फैल रहे हैं, ठीक है। तो द स्प्रेडिंग आउट, और स्प्रेड होने के बाद ये किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जब ये मिक्स होने लगता है, तो एक्चुअल में इसी प्रोसेस को या इसी फेनोमेनॉन को हम लोग एक्चुअल में ये कहते हैं कि ये चीज़ आपकी डिफ्यूजन है, ठीक है। तो अगर मुझको तुम्हारे 9th क्लास के हिसाब से अगर डिफ्यूजन को डिफाइन करना रहा, ठीक है, तो मैं डिफ्यूजन को देखो किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग कि द स्प्रेडिंग आउट एंड द मूविंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन, ठीक है, ऑफ इट्स पार्टिकल। ऑब्वियस है वो पार्टिकल्स उसके अंदर जो है वो मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स आर नोन एज आपका डिफ्यूजन, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। सो कि डिफ्यूजन का एक बेसिक आइडिया तुम्हें पता चल गया होगा कि किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स जब किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं, मिक्स हो जाते हैं, फैलते हैं मोशन करने की वजह से, तो एक्चुअल में उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अभी इस डिफ्यूजन को अगर हम लोग थोड़ा सही तरीके से समझें, मिक्सिंग वाला वर्ड ना यूज़ करते हुए, जब तुम 11th स्टैंडर्ड में आओगे तो ऑब्वियस है कि ये वाली जो डेफिनेशन मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, ये तुम्हारे कोई काम की नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में डिफ्यूजन की एक सही डेफिनेशन अगर जाननी हो तो वो क्या है, बट उस डेफिनेशन को आप 9th स्टैंडर्ड में अपने स्कूल के पेपर में या फिर यूज़ नहीं करोगे, वो उसे समझाने के पर्पज़ से है। ऑब्वियस है कि जब हायर क्लासेस में जाओगे तब तुम्हें वो वाली चीज़ ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने आ जाएगी। देखो डिफ्यूजन होता कैसा है, जैसे हमको एक बात पता है, लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे एक ऊपर में एक टंकी लगी हुई है तुम्हारे छत में, ठीक है, और यहाँ नीचे में भी आपके घर में एक टंकी है यहाँ पर। तो ये वाली जो टंकी है, यहाँ नीचे वाली टंकी में भरा हुआ है पानी। अब ऐसे केस में तुम्हें ये पानी चढ़ाना है ऊपर की टंकी में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मोटर ऑन करनी पड़ेगी, है ना। तभी ये से पाइप्स वगैरह लगे रहते हैं घरों में, फिर हम लोग यहाँ से मोटर को ऑन करते हैं, और मोटर ऑन करने के बाद एक्चुअल में वो चीज़ क्या होने लगती है? ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो होने लगती है। लेकिन क्या ये पानी अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है? क्या नहीं जा रहा, ठीक है। फिर अभी आगे क्या है? अच्छा, दूसरा एग्जांपल जैसे हम लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे एक बकेट है, बकेट आपकी रखी हुई है, इस बकेट में एकदम टॉप तक पानी भरा हुआ है, एकदम टॉप मतलब एकदम टॉप तक। बस इतना है कि अगर बस एक बूंद पानी तुमने इसमें और डाल दिया ना, तो बकेट ओवरफ्लो होना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो। तो बकेट में पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ था। अब ऐसे में ये जो आजू बाजू की ज़मीन है, ठीक है, ये आजू बाजू की ज़मीन है, इसमें कोई पानी नहीं था। तो जब तुम इसमें मान लेते हैं एक पत्थर तुमने ऐसा फेंका, तुमने यहाँ पे एक पत्थर इसको ऐसा फेंक दिया, तो तुम्हारे पत्थर फेंकने से क्या होगा? क्योंकि ये पानी ऊपर तक भरा हुआ था, तो फिर ये पानी क्या होने लगेगा? ये आपका नीचे गिरने लगेगा, राइट। तो एक्चुअल में हम ये देखेंगे कि कोई भी चीज़ हमेशा, मतलब डिफ्यूजन में हमेशा, वैसे तो ये एग्जांपल डिफ्यूजन की नहीं है, बट एक्चुअल में जब डिफ्यूजन होता है
तो डिफ्यूजन के जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते हैं, राइट। उनका मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन जब उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो ऐसा रैंडम नहीं होने लगता, ठीक है। हमेशा डिफ्यूजन वाला फिनोमेनॉन कैसा होगा, जैसे अगर मैं कहूँगी कि ये पार्टिकल नंबर ए है, इस पार्टिकल नंबर बी को यहाँ मतलब ए को यहाँ जाना है, तो पार्टिकल ए जब उस पार्टिकल बी वाली जगह पर जाने की कोशिश करेगा तो पहले वहाँ देखेगा कि उसके जैसे वहाँ कितने पार्टिकल्स हैं। तो अगर उसने ये पाया कि वहाँ पे इस बी वाले रूम में उसके जैसे एग्जैक्टली उसके जैसे 4 पार्टिकल्स हैं या 5 पार्टिकल्स हैं, तो तुम ये कह सकते हो कि बी एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन वाइट पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रूम ए। तो एक्चुअल में कभी भी ए रूम से बी रूम में कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। हमेशा मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है पार्टिकल्स की वहाँ से मूवमेंट शुरू होगा, जहाँ पे लेस है। यानी कि अगर मैं पूछूंगी क्या ए बी के पास जाएगा या फिर क्या ए के पार्टिकल का मूवमेंट बी वाले की तरफ होगा, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ए का मतलब आपके लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही क्वांटिटी है और राइट साइड में बी की कैसी क्वांटिटी है, ज़्यादा। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जहाँ पर किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ से वो चीज़ किस तरफ मूव करती है, जहाँ पर उस चीज़ की क्वांटिटी आपकी क्या है, कम है, ठीक है। फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये बात हमेशा डिफ्यूजन को लेकर याद रखना। मैं ये नहीं कह रही कि डिफ्यूजन का मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल स्प्रेड नहीं हो रहे, ऑब्वियस है मूव करने को ही हम स्प्रेड कह रहे हैं, बट उन लोगों की स्प्रेडिंग हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, जिस जगह उनकी क्वांटिटी कम है वहाँ से हायर की तरफ नहीं, बल्कि जहाँ उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ से लोअर की तरफ, ठीक है। तो अब देखो जरा डिफ्यूजन वाली चीज़ को इस एग्जांपल से समझो। पहले हम लोगों के पास यहाँ पे क्या था, एक हमने वेसल्स का अरेंजमेंट करके रखा है। इसमें लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन गैस भरी है, राइट साइड में ऑक्सीजन गैस को हमने भरकर रखा है, बीच में हमने लगा के रखा है स्टॉप कॉक, ठीक है। यानी कि जैसे अपने घरों में नल नहीं होता है, नल अगर बंद रहेगा तो पानी नहीं गिरेगा, नल खोल दोगे तो पानी गिरने लगेगा, राइट। तो वैसे एक स्टॉप कॉक है। जो स्टॉप कॉक का काम क्या है, लेफ्ट साइड की हाइड्रोजन गैस को और राइट साइड की ऑक्सीजन गैस को आपस में मिक्स होने नहीं देता, उनको मिक्सिंग होने से बचाता है, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, कुछ देर में तुमने वो स्टॉप कॉक जो कि क्लोज था उसको तुमने खोल दिया। तो जब तुम उसको ओपन कर दोगे तो तुमने देखो क्या देखने को मतलब फील हुआ कि कुछ पार्टिकल्स यानी कि राइट साइड के कुछ रेड पार्टिकल्स कहाँ आना शुरू हो गए, लेफ्ट साइड आना शुरू हो गए, और लेफ्ट साइड के कुछ वाइट पार्टिकल्स राइट साइड जाना शुरू हो गए। तो पहले तो अभी इनिशियली थोड़े थोड़े पार्टिकल जा रहे हैं, थोड़े थोड़े पार्टिकल आ रहे हैं, फिर कुछ समय बाद, ठीक है, तुम ये देखते हो कि जो कुछ देर बाद दोनों तरफ रेड पार्टिकल्स हैं और दोनों तरफ कैसे हैं, वाइट पार्टिकल्स। जैसे अगर मैं इस तरफ देखूं तो वाइट आपके कैसे हैं, ज़्यादा है, ठीक है, और रेड आपके कैसे हैं, लेस हैं। अगर मैं इस तरफ देखूं तो ये वाली चीज़ कैसी दिख रही है कि यहाँ पे रेड के पार्टिकल्स मोर हैं और यहाँ पे वाइट पार्टिकल्स कैसे हैं, लेस हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में यानी कि कुछ देर आप स्टॉप कॉक को वैसे ही रहने दो तो तुम ये पाओगे करके कि दोनों तरफ रेड और वाइट पार्टिकल्स की एक्चुअल में क्वांटिटी इक्वल हो गई है, ठीक है। तो एक्चुअल में डिफ्यूजन तब तक होते रहता है, ठीक है, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस तब तक कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक हम लोगों को यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं मिल जाता, बराबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ कुछ कम और एक तरफ कुछ ज़्यादा, ऐसा नहीं, तभी जाके आपका डिफ्यूजन क्या होगा, रुकेगा। तो एक्चुअल में अगर मुझे कोई पूछेगा कि डिफ्यूजन क्या है तो हम लोग डिफ्यूजन को ये बोलेंगे कि डिफ्यूजन आपके मैटर का एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है। डिफ्यूजन मैटर की क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो किसकी वजह से पैदा हुई, मतलब डिफ्यूजन क्यों देखने को मिला। क्या हमें डिफ्यूजन इस वजह से देखने को मिल रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, क्या डिफ्यूजन इस वजह से देखने को मिल रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है,
नो, बल्कि डिफ्यूजन इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स मोशन नहीं करेंगे, तुम खुद सोचो फिर डिफ्यूजन कैसे होगा। तो एक्चुअली पार्टिकल्स सॉलिड में भी होते हैं, पार्टिकल्स गैसेस में भी होते हैं, पार्टिकल्स लिक्विड में भी होते हैं। तो वैसे ही जो तुम्हारा डिफ्यूजन है वो सॉलिड में भी मिलेगा, गैस में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा। बट अपनी थोड़ी सी बुद्धि चलाओ कि जो गैस वाली फिजिकल स्टेट होती है, कल का क्लास अगर मैं तुम्हें रिमाइंड करवाऊं तो जो गैस वाली जो फिजिकल स्टेट होती है उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन होता है उनके बीच में, क्योंकि वो लोग बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है जो तुम्हारा सॉलिड है उसमें तुम्हें याद होगा कि पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं था, वो अपनी जगह पर ही खड़े होकर बस वाइब्रेट करे जा रहे थे। तो तुम खुद सोचो कि डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट, और सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमें किस में देखने को मिलती है, गैस में। तो देयरफॉर जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा किस में ऑब्जर्व होगा, गैस में। उससे कम किस में ऑब्जर्व होगा, लिक्विड में। और सबसे कम किस में ऑब्जर्व होगा, आपके सॉलिड में। ठीक है, तो डिफ्यूजन फास्टेस्ट होती है गैस में एंड स्लोएस्ट होती है सॉलिड में, राइट। तो गैस में फास्ट क्यों है, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स खुद ही बहुत रैंडमली मूव करते रहते हैं। और सॉलिड में क्यों है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि वो ऑलरेडी मतलब एट ऑल मूव ही नहीं करते। तो इस वजह से वहाँ पे डिफ्यूजन बहुत स्लो है। अब जो लिक्विड स्टेट है उसमें डिफ्यूजन ना तो सॉलिड जैसे बहुत स्लो है और ना ही आपके गैसेस के जैसे बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, वो उन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो पहले हम लोगों ने जो सीखना था हमने वो सीखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जब आपका कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पे मैं गैस वर्ड नहीं बोल रही हूँ, कोई भी सब्सटेंस जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरमिक्स होता है, दैट इंटरमिक्सिंग बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज व्हाट, आपका डिफ्यूजन। ठीक है, और डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलती है, गैस में, और सबसे कम कहाँ देखने को मिलती है, सॉलिड में। अगर मैं ये कहूँ कि डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं होता तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, डिफ्यूजन सॉलिड में होता है बट एक्चुअली बहुत 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 स्लो होता है। ठीक है, क्यों बहुत बहुत स्लो होता है, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, उनका मोशन नहीं है, देयरफॉर वहाँ पे डिफ्यूजन भी नहीं है। डिफ्यूजन से एक ऐसा कंसेप्ट जो तुम्हें इस क्लास में नहीं देखने को मिलेगा, बट ये वाला कंसेप्ट तुम्हें 10th क्लास में जब तुम बायोलॉजी करोगे फर्स्ट चैप्टर, तो वहाँ पे ये नीट आएगी इसकी कि डिफ्यूजन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, राइट। यानी कि डिफ्यूजन तब तक होते रहता है, मतलब वहाँ से वो होता है जहाँ पे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है से वहाँ पर जहाँ पे उनकी क्वांटिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिफ्यूजन कब तक होता है, तो डिफ्यूजन तब तक होते रहता है जब तक हम लोगों को क्या नहीं मिल जाता है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हम लोगों को ऑब्टेन नहीं होता। क्लियर है, तो हम लोगों ने डिफ्यूजन वाले टॉपिक पे बातचीत कर ली। अब हमें कुछ इलस्ट्रेशंस देखने हैं कि गैसेस में डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, सॉलिड्स में होता है तो कहाँ क्या उसके एग्जांपल्स हैं, लिक्विड्स में उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो देखो हम वही एग्जांपल लेंगे जो हम लोगों की डे टू डे लाइफ में है। अदरवाइज डिफ्यूजन तो बहुत सारी प्रोसेस में हो सकता है, बट हम वही एग्जांपल लेंगे जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकें। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन इन गैस से। तो देखो ज़रा इस चीज़ को, ये वाला काम सभी ने किया है। ये जो चीज़ तुम्हें दिख रही है एक्चुअल में ये कौन है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये तुम्हारी एक परफ्यूम की बॉटल है। अब होता क्या है कि जब हम लोग परफ्यूम की बॉटल को ओपन करते हैं तो पहले तो ओपन करने से पहले की सिचुएशन मैं तुम्हें बता दूं कि ओपन करने से पहले जो तुम्हें अंदर परफ्यूम भरी हुई दिखती है, ये परफ्यूम एक्चुअल में कैसी होती है, ये आपकी लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, बट एज सुन एज तुम वहाँ पर क्या करते हो, उसका ढक्कन खोलते हो तो जो उसकी लिक्विड जैसी वो बाहर आती है तुरंत उसके सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एकदम क्विकली रूम में क्या होना होते हैं, स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं इन द होल रूम क्विकली। तो जैसे जैसे ये रूम में फैलना शुरू होते हैं तो क्या होता है,
तो तुम ये देखोगे कि एक दूसरे रूम में जो एक इंसान बैठा है, ठीक है, जैसे तुम बैठे हो इस फर्स्ट रूम में, तुमने इस रूम नंबर 1 में ये काम किया, यहाँ सेकेंड रूम में एक दूसरा पर्सन बैठा है, तो उसके रूम में परफ्यूम की डब्बी नहीं खुली, लेकिन फिर भी उसके नाक तक उस परफ्यूम की सुगंध पहुंच जाती है, स्मेल उसके नाक तक, नोज तक वो डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा परफ्यूम किसी ने लगाई है या फिर परफ्यूम कहीं ओपन हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब एक्चुअल में हम लोग इस तरीके से या तो अगरबत्ती बोलूँ या फिर परफ्यूम की बॉटल खोलते हैं तो फटाफट उसके पार्टिकल्स ना एयर में स्प्रेड होने की कोशिश करते हैं। अब जब उसके पार्टिकल्स इस तरीके से एयर में स्प्रेड हो रहे होते हैं, अब एयर कोई वैक्यूम तो है नहीं, एयर के पास भी तो अपने कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे ना। तो देखो इस तरीके से ये मैंने डब्बा खोला, ग्रीन कलर के जो तुम्हें पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स कौन से वाले हैं? वो ग्रीन पार्टिकल्स हैं आपके परफ्यूम के। तो जब तुम अगरबत्ती जलाओगे या फिर लेट से अगर परफ्यूम की बॉटल खोलोगे तो उसमें से इस तरीके से पार्टिकल्स निकलते हैं, निकल के वो हवा में जाते हैं और हवा के पास पहले से क्या होता है, अपने खुद के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो होगा ऐसा कि आपके अगरबत्ती के पार्टिकल्स और आपके हवा के पार्टिकल्स के बीच में क्या होने लगता है, ये लोग आपस में कोलाइड करने लगते हैं, ठीक है। और जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो ये एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और क्योंकि एयर आपके हर रूम मतलब एक से टकराकर दूसरे में, दूसरे से टकराकर तीसरे में, ऐसे करते करते ये रूम के हर कोने तक पहुंच जाते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर मैं पूछूं कि इस फिनोमेनॉन में क्या हो रहा है तो वी कैन से दैट कि जब हम लोगों ने कोई अगरबत्ती जलाई या फिर अगर हम लोगों ने कोई परफ्यूम की बोतल खोली तो उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स बहुत ही क्विकली क्या हो जाते हैं, स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं, किसमें? आपके पूरे के पूरे रूम में, ठीक है। जैसे ही वो तुम्हारे पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड होते हैं तो रूम के में ऑलरेडी क्या कंटेन होता है, वहाँ पे ऑलरेडी एयर होती है, और एयर के पास अपने ऑलरेडी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एयर में वाटर वेपर्स होंगे, वहाँ पे O2 गैस होगी, N2 गैस होगी, CO2 गैस होगी, एक्सेट्रा। तो एक्चुअल में तुम्हारे इस परफ्यूम के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होने लगता है, इन दोनों के बीच में कोलिजन होने लगता है, ये लोग आपस में टकराने लगते हैं। और जब ये लोग आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने से क्या होता है कि वो वाली चीज़ ट्रांसफ़र होने लगती है, ठीक है। वो आपके एयर के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और जैसे ही वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है तुम ये कह सकते हो कि वो आपके एवरी पार्ट ऑफ द रूम में बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो हम वी कैन से दैट स्प्रेड इन एवरी पार्ट ऑफ द रूम, राइट। तो ये वाली पार्ट समझ गए कि हमारे पास डिफ्यूजन इन गैसेस का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जाम्पल हम लोगों के पास क्या है कि अगर आपने कोई इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जलाई है तो उसके जलाने से हमें पूरे रूम में खुशबू भर जाएगा। कोई परफ्यूम लगाया है तो उसको लगाने से हम लोगों के पूरे रूम में खुशबू भर जाएगा। सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस, ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं। गैसेस के बाद डिफ्यूजन थोड़ा सा ना स्लो हो जाता है। गैसेस में तो सबसे फास्ट होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही क्विकली अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने में वैसे ही इंटरेस्टेड होते हैं। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूँ तो जो आपके लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन इन गैस, ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। तो लिक्विड्स में जो आपका डिफ्यूजन होता है वो कंपैरेटिवली गैस के, ठीक है, गैस के कंपेयर में आपका लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गैस में पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है, बट लिक्विड्स में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक्चुअल में स्लोली मूव करते हैं एज कंपेयर टू गैस। कंपैरिजन कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब क्या हमारे पास कोई लिक्विड में डिफ्यूजन मतलब लिक्विड में कोई डिफ्यूजन का एग्जांपल है? तो हाँ है। देखो एक मैं डिफ्यूजन लिक्विड का एग्जांपल यहाँ दिखाती हूँ तुम्हें। इसमें हम लोग ऊपर से जो चीज़ ऐड कर रहे हैं, ये आप लोगों ने एक ब्लू कलर की इंक ली और इस ब्लू कलर की इंक है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, एक ब्लू कलर की इंक है। नीचे में जो ये चीज़ है ये आपका वाटर है, राइट। तुम घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर इंक पेन यूज़ करते हो तो। अब हुआ क्या कि इनिशियली तुम ये देखोगे कि पहले ये इंक थोड़ी सी वाटर में फैली, राइट।
उसके बाद धीरे धीरे इंक और पानी में फैली, और कुछ समय बाद तुम देखोगे पूरा का पूरा आपका वाटर जो कि पहले कलरलेस था वो धीरे 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 क्या होने लगा है, आपके इंक के कलर के जैसा हो गया। तो ये इंडिकेट करता है करके कि आपका पानी के अंदर में भी डिफ्यूजन होता है। अगर पानी के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता तो ये जो ड्रॉप ऑफ इंक है, क्या ये पूरे पानी को ब्लू कलर का कर देती? क्या नहीं, ये फिर आपका सिर्फ एक ही जगह ब्लू ब्लू दिखना चाहिए था, जहां वो बूंद गिरती सिर्फ वही वाला स्पॉट आपका ब्लू कलर का दिखना चाहिए था। बट आफ्टर सम टाइम पूरा का पूरा लिक्विड आपका कलरफुल हो गया। ये इंडिकेट करता है करके कि डिफ्यूजन लिक्विड्स में होती है। ज़रूरी नहीं है कि तुम ब्लू इंक डालो, तुम कोई भी कलरफुल लिक्विड डाल के देख लो, ये फेनोमेनॉन वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। राइट, ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोगों के टॉपिक में, डिफ्यूजन इन सॉलिड। अब अगर मैं डिफ्यूजन इन सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड एक आपकी ऐसी स्टेट है जहाँ पे डिफ्यूजन तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्लो होता है। सबसे ज़्यादा स्लो का मतलब सबसे 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 स्लो। हो सकता है कि तुम्हें सॉलिड्स में डिफ्यूजन देखने के लिए 10-15 दिन, 1 महीना तक भी वेट करना पड़े। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग इसको हो सकता है ऑब्जर्व भी करते हो। इमेजिन करते हैं कि अपने पास एक ब्लैक बोर्ड है, तुम्हारी क्लास पीरियड में ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा गया, ठीक है, और उसके बाद उस चौक से जो लिखा गया है ब्लैक बोर्ड पर उसे मिटाया नहीं, ठीक है, और हो सकता है कि वो वैसा ही रह गया और तुम लोगों के समर वैकेशंस शुरू हो गए। तुम कुछ महीनों बाद वहाँ पे आते हो वापस से अपनी क्लासरूम में, तो तुम देखते हो कि जो तुमने लास्ट मतलब वहाँ पढ़ा था वो वैसे का वैसी है। तो तुम्हारी टीचर कोशिश करेगी कि उसको ब्लैक बोर्ड को क्या कर सके, क्लीन कर सके, उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं। बट एक्चुअल में अब जब वो क्लीन कर रही हैं तो क्लीन करना उनके लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा इसीलिए कि अगर वो बोर्ड क्लीन भी कर देंगे ना तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि बोर्ड पे अभी भी वो वर्ड लिखा हुआ है। इसका एक एग्जांपल और है, रंगोली वगैरह बनती है घरों में, ठीक है, तो तुम अगर उस रंगोली को 1 या 2 दिन भी रहने दो उसकी जगह पर, ठीक है, उसको डिस्टर्ब मत करो। फिर जब आप 2 या 3 दिन बाद अगर उस रंगोली को हटाओगे तो तुम ये देखोगे कि जो आपने कलर्स यूज़ किए थे उस रंगोली के वो आपको आपके उस पर्टिकुलर स्पॉट में दिख जाएंगे करके, है ना। या फिर होली के वक्त हम जब खेलते हैं रंग तो वो रंग आपकी उस ज़मीन पर भी आपको दिखने लगता है। तो एक्चुअल में इसे कहते हैं हम लोग, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है किस चीज़ के, डिफ्यूजन इन सॉलिड के। बट होता कैसा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो सॉलिड सरफेस में डिफ्यूज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते। तो ब्लैक बोर्ड हो गया एक एग्जाम्पल, रंगोली तुम्हारा एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया इस तरीके से, ठीक है ये। या फिर कैसा अपन टीका वगैरह लगाते हैं जो पूजा वगैरह करते वक्त, तो तुम देखोगे कि कई बार वो रेड कलर का टीका तुम्हारे बॉडी पे रह जाता है, तुम मिटा देते हो फिर भी वो रेड रेड कलर दिखता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि यस डिफ्यूजन भी सॉलिड में होता है। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि तुमने टीका बस एक स्पॉट पे लगाया तो फिर तुम्हारा पूरा ही रेड या तुम्हारी पूरी ही बॉडी रेड 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 या ऑरेंज ऑरेंज हो गई, ऐसा तो नहीं होता। तो इट मीन्स दैट कि डिफ्यूजन बहुत ही पर्टिकुलर जगह पर ही होता है और भी बहुत ही स्लोली होता है करके। एक सब्सटेंस, एक सॉलिड सब्सटेंस का दूसरे सॉलिड सब्सटेंस में इतना स्लो डिफ्यूजन होता है कि कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि डिफ्यूजन सॉलिड में हो ही नहीं रहा, बट ऐसा नहीं है, डिफ्यूजन सॉलिड में होता है। बट इतना स्लो आखिर क्यों सॉलिड्स में डिफ्यूजन इतना ज़्यादा स्लो है, बल्कि स्लो भी नहीं, इसको तो ऐसा बोलना चाहिए वेरी वेरी स्लो। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो कल मैंने तुम्हें एक इमेज दिखाई थी सॉलिड की, उसमें मैंने क्या बताया था कि जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ठीक है, उनमें मूवमेंट नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन के अलोंग ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी मूवमेंट के नहीं होने की वजह से सॉलिड में डिफ्यूजन देख पाना बहुत ही एक्चुअल में डिफ़िकल्ट चीज़ होती है करके, राइट। सो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कशन कर लिया, पहले उससे बातचीत कर लेते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड कि पहले तो डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, फिर डिफ्यूजन की हमारे 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से डेफिनेशन, यही डेफिनेशन एक्चुअल में तुम्हें एग्जाम में भी लिखनी है। फिर उसके बाद एक्चुअली डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 3, डिफ्यूजन कब तक होगा। पॉइंट नंबर 4, डिफ्यूजन किन किन चीज़ों में होगा। और पॉइंट नंबर 5 कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होगा। फिर हमने एक एक इलस्ट्रेशन लेना शुरू किया डिफ्यूजन का, ठीक है। तो पहला इलस्ट्रेशन हमने लिया परफ्यूम का, दूसरा इलस्ट्रेशन लिया कि अगर तुमने कोई अगरबत्ती जलाकर रखी है, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा वहाँ पे। फिर उसके बाद ऐसा क्यों होता है, क्यों खुशबू फैल जाती है। फिर उसके बाद लिक्विड्स में क्या डिफ्यूजन होता है और अगर होता है तो उसका एक एग्जाम्पल। फिर सॉलिड में डिफ्यूजन, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डिफ्यूजन वाला टॉपिक कैसा कवर कर लिया। बट अभी डिफ्यूजन में मुझे तुम्हें एक प्रोसेस बतानी है, उसको ध्यान से सुनो। मान लेते हैं तुमने अगरबत्ती नहीं जलाई, ठीक है। तुमने एक पैकेट है, उस पैकेट में आपकी इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती रखी हुई है और एक इंसान ने उन अगरबत्तियों को जला दिया। तो जब वो पैकेट में अगरबत्ती रखी हुई थी तो तुम्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी या फिर तब तुम्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी जब आप उसको जला दोगे। तो ऑब्वियस है इसका आंसर हम सभी जानते हैं कि जला देने के बाद दूर दूर तक अगरबत्ती की स्मेल पहुंच जाती है। बट जब वो ऐसी ही रखी हुई है तो ऐसी ही रखी हुई पोजीशन में, ठीक है, आपको उसकी स्मेल नहीं आती, राइट। वैसे ही अगर मान लेते हैं घर में खाना बन रहा है, खाना जब बन रहा होता है या फिर जब वो गरम गरम होता है तो उसकी स्मेल तुम्हारे नाक तक एकदम तेज़ी से पहुंच जाती है कि अच्छा ये खाना बन रहा है करके, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं वही खाना ठंडा हो, कोल्ड फूड, तो उसकी स्मेल हमारे तक नहीं पहुंचती है, राइट। कहीं अगर गरम गरम तुम्हारे कैसा है, कोई गुलाब जामुन तल रहे हैं या फिर केक अगर बेक हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हें उसकी स्मेल एकदम तेज़ी से आ जाती है। बट जब तुम केक लेने बेकरी में जाते हो तो जो केक रखा हुआ होता है उसमें से कभी स्मेल आती है क्या? नहीं आती। तो एक्चुअल में क्यों स्मेल क्यों नहीं आ रही? ये तो गैस है, या तो डिफ्यूजन होना चाहिए। तो यस, डिफ्यूजन होना चाहिए, बट एक्चुअल में होता क्या है उसको पहले देखते हैं और उसके बाद फिर आगे इस टॉपिक पे बातचीत करते हैं। तो देखो, इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या लगा है? थर्मामीटर लगा के रखा है हम लोगों ने, राइट। अब ये जो थर्मामीटर हम लगाए हैं, इस थर्मामीटर में तुम ध्यान से देखना, जो पहली इमेज है यानी कि ये वाली इमेज, इस इमेज में पार्टिकल्स धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं और टेम्परेचर तुम्हें लगभग कितना दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको ऑब्जर्व होगा कि वो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिखा रहा है। फिर उसके बाद इस वाली इमेज में देखो कि पार्टिकल जोर जोर से वाइब्रेट होना शुरू हो गए और उनका टेम्परेचर भी तुम देखो 20 तक पहुँच गया, ठीक है। थर्ड वाली इमेज में देखो कि पार्टिकल और तेजी से फर्स्ट सेकंड के कंपेयर में वाइब्रेट होने लगे एंड टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल का मोशन भी ज़्यादा होगा, और अगर पार्टिकल का मोशन भी ज़्यादा है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो पार्टिकल के मोशन को कुछ और नहीं बल्कि हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन ही तो कहते हैं। तो तुम ये कह सकते हो कि डिफ्यूजन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो वर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे हम 8th क्लास की मैथ्स में सीख के आए ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, और अगर दूसरी डिक्रीज हो रही है तो पहली वाली भी डिक्रीज होगी। सो जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तुम्हारा जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होगा। अब होता कैसा है कि जब खाना बन रहा होता है तब एक्चुअल में उसके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वो गर्म होता है। तो ऐसे गर्म सिचुएशन में जो उसके गैस के पार्टिकल्स हैं वो जितनी तेज़ी से ट्रैवल करते हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करने लगते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ट्रैवल करेंगे तो फटाफट वो एयर के साथ क्या होने लगते हैं, डिफ्यूज़ होने लगते हैं। और वही एयर जब आपके एक रूम से दूसरे रूम में ट्रैवल करती है तो तुम्हारी नाक तक आ जाती है। लेकिन जो खाना आपका ठंडा हो जाता है, ठीक है, जो आपका बहुत टाइम हो गया है, जो काफ़ी देर से बना के रख लिया गया है करके, उसकी स्मेल तुम्हारे नाक तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसकी स्मेल मतलब वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, राइट, वो पार्टिकल्स अभी कैसे हो गए, ठंडे हो चुके हैं। हाँ, वहाँ की गैस कैसी हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। और ठंडी सिचुएशन में डिफ्यूजन भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है।
और स्लो डिफ्यूजन दूर दूर तक आपके गैसेस के साथ मिक्स नहीं हो पाता, एयर के साथ मिक्स नहीं हो पाता प्रॉपरली, एंड आपको दूर तक उसकी स्मेल नहीं आ सकती। जब आप पास में अपनी नाक लेकर जाओगे ना तभी तुमको स्मेल आएगी। तो इसका एक गिव रीजन यहाँ से क्रिएट होगा कि जो आपका गर्म खाना होता है उसकी स्मेल दूर डिस्टेंस तक आ जाती है, बट ठंडे खाने की नहीं आती, उसके लिए आपको खाने के पास जाना पड़ता है। तो इसका रीज़न हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो गर्म खाना होता है उसमें हॉट गैसेस की वजह से डिफ्यूजन वाली प्रोसेस बहुत क्विकली होती है, फटाफट एयर के साथ मिक्स होता है और वो दूर दूर तक ट्रैवल कर जाती है वो एयर, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मोशन कर रहे होते हैं। लेकिन ठंडे खाने में क्योंकि कोल्ड गैसेस होती हैं और कोल्ड गैसेस की वजह से आपका डिफ्यूजन वाली प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। समझ रहे हो? तो यानी कि इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि खाने की सुगंध भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली लिक्विड और सॉलिड नहीं है ये, ठीक है, डिफ्यूजन इन गैसेस का। क्लियर है? समझ गए क्या है? ठीक है, बस फिर हमारा यहाँ पे डिफ्यूजन टॉपिक वैसे तो ओवर होता है, बट मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। उस एग्जाम्पल को हम अपनी एक्चुअल में एवरीडे लाइफ में देखते हैं। देखो वो क्या है। हम ये तो जानते हैं कि हम इंसान लोग अगर पानी के अंदर रहना चाहें तो हम लोग नहीं रह सकते, हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्यों लेके जाना पड़ता है? क्या पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती? पानी के अंदर ऑक्सीजन तो होती है। अगर नहीं होती तो बताओ मछली और बाकी एक्वाटिक लाइफ कैसे जिंदा रहती? बट क्योंकि हम इंसानों की जो नीड है, राइट, जो नीड है वो बहुत ही एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिनको बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है, उतना ऑक्सीजन तुम्हारे पानी में अवेलेबल नहीं होता। अब लेकिन जो बेचारी मछलियाँ हैं उनकी बॉडी सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके इसमें ज़्यादा प्रोसेसेस नहीं है, तो उतनी जो उनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है ना वो उसके हिसाब से एकदम ठीक ऑक्सीजन वहाँ है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो O2 गैस होती है, ठीक है, अब जो तुम्हारा पानी है, पानी में भी O2 रहती है, बट उस O2 गैस को कौन यूज़ कर लेती है? मछली या फिर कोई दूसरे एक्वेटिक जो प्लांट्स भी होते होंगे ना वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में पानी, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, इनमें O2 की जो क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम। और जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे O2 की क्वांटिटी कैसी होती है? ज़्यादा। तो जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि हमेशा डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हायर मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ। तो ऊपर से O2 कहाँ आने लगती है? आपके नीचे आने लगती है। बस इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि एक्चुअल में जो गैसेस होती हैं जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? एयर से निकल के कहाँ जाते हैं? आपके लेक, रिवर, सी, पॉन्ड्स में जाते हैं और वहाँ जाके डिजॉल्व हो जाते हैं। और बाद में यही एक्वेटिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स उस ऑक्सीजन को या किसी दूसरी गैसेस को यूज़ करते हैं किस काम के लिए? जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो ये एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन डिफ्यूज़ हुई? गैस। किस में डिफ्यूज़ हुई? लिक्विड के अंदर। तो ये तुम्हारा एक डे टू डे लाइफ में देखने वाला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल तो हमारी खुद की बॉडी में होता है, ठीक है। इसे आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, जब आप नेक्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर रहेगा पहला, वहाँ पे हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की पढ़ाई कर रहे होंगे तब एक्चुअल में ये वाला टॉपिक तुम्हें वहाँ देखने को मिलेगा। होता कैसे है कि जो हमारी नोज़ होती है, इस नोज़ से हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। तो जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं यानी कि जब इनहेल करते हैं तो उस इनहेल के दौरान हम अपने अंदर क्या लेते हैं? O2 गैस लेते हैं। ये O2 गैस पहुंचती है एल्वियलिस तक। यहाँ पे इनके पास बहुत सारा O2 है, बहुत सारा O2 है, ठीक है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो कुछ संख्या में हमारे पास CO2 भी हमारे अंदर चला जाता है, लेकिन वो लेस क्वांटिटी में होता है। अब जो हमारे यहाँ पे होती है ब्लड कैपिलरीज, इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर CO2 की क्वांटिटी क्या होती है? बताओ जरा। यहाँ पे CO2 की क्वांटिटी मोर होती है और ब्लड कैपिलरीज में O2 की क्वांटिटी लेस होती है। तो ऐसे में आप देखो यहाँ पे डिफ्यूजन होने लगी आपके बाहर लंग्स में, क्योंकि ज़्यादा O2 है और ब्लड कैपिलरीज में O2 कम है, तो डिफ्यूजन क्या होने लगेगा? जो आप बाहर O2 है वो ब्लड के अंदर आने लगेगी। लेकिन CO2 को देखो, CO2 अंदर में ज़्यादा है और CO2 हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी है,
लेकिन बाहर CO2 कैसी है, कम क्वांटिटी में है, तो ये अंदर की CO2 कहाँ जाने लगेगी, देखो बाहर जाने लगेगी। तो इस तरीके से O2 अंदर आ जाता है और हमारी बॉडी का CO2 बाहर चला जाता है, जिससे हम लोग फिर बाद में क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। तो ये भी हो गया आपके डिफ्यूजन का एक फिनोमेनॉन, ठीक है, जो तुम्हें देखने को मिलता है। तो अब हम लोगों का ये डिफ्यूजन वाला पार्ट फिनिश होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ये चैप्टर टोटल तुम्हारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ये कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा फिर ये कि अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हो क्या, वो वाला। तो अभी हम लोगों ने पहला पार्ट यहाँ पे फिनिश कर लिया है डिफ्यूजन के साथ। जो अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट रहेगा, उस नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत एक्चुअल में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को सीख कर करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, दूसरा टेम्परेचर को मेजर कैसे कैसे करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो तो थर्मामीटर लगाता है, कुछ वहाँ पे बताता है कि अच्छा देखो इतना बुखार है उतना बुखार है, उसमें हम बातचीत करेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है करके, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग कल ये पार्ट सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं करके, राइट। तो अब एक बार हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा अभी। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे आज जो चीज़ सीखी वो डिफ्यूजन की डेफिनेशन सीखी। दूसरा पार्ट जो हम लोगों ने सीखा कि डिफ्यूजन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, राइट। इस चीज़ के 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, पहला हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी में O2, और दूसरा एग्जाम्पल तुम्हें इस चीज़ का ये दिख सकता है कि आपका क्या कहते हैं पॉन्ड्स और लेक्स में ऑक्सीजन किस तरीके से पहुंचती है। फिर तीसरा पार्ट हमने ये देखा कि डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन तुम्हें देखने को मिलेगा गैस में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड में। पांचवी चीज़ हमने तीनों के एग्जाम्पल देखे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफ्यूजन कैसे कैसे होगी और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग टेम्परेचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करते हैं। ओके, फिर आज के लिए ओवर है वाले पार्ट।